हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर क्यों आया गया आपके करिकुलम में? क्योंकि ये चैप्टर बताएगा कि जो जीएसटी का रेवेन्यू है वो कौन से स्टेट को मिलेगा, राइट। अगर कोई ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट सप्लाई है तो उस पर आईजीएसटी लगता है, और अगर कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो उस पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है, राइट। सो कौन से स्टेट को रेवेन्यू दिया जाएगा वो डिसाइड करता है ये चैप्टर। ठीक है। सो सबसे पहले कुछ रेलेवेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहला डेफिनेशन दिया हुआ है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का क्या होता है? मीन्स ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। सबसे सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी गुड्स इंडिया में लाना कहीं बाहर की कंट्री से। ठीक है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन दिया है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है? इसमें तीन कंडीशन दी गई, राइट। पहला कंडीशन, सप्लाई और सर्विस सर्विस जो है वो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। ठीक है। रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इंडिया में होना चाहिए, और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो इंडिया में होना चाहिए, राइट। सो कौन सा तीन कंडीशन है? आप कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, राइट। सो आपका जो सप्लायर है वो आउटसाइड इंडिया होगा, रेसिपिएंट इंडिया में होगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया में होगा। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा दिया है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है? सेम सिंपल डेफिनेशन, मीन्स टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया से बाहर कोई भी गुड्स लेकर के जाना वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहलाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंटर स्टेट है और वो जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ डेफिनेशन दिया है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें पांच कंडीशन दी है। कौन कौन सी? आप क्या कर रहे हो? सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहे हो, राइट। सो सबसे पहला, सप्लायर जो है वो इंडिया का होना चाहिए, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया का होना चाहिए, और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, राइट। ये तीन कंडीशन हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस में भी देखी थी और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में भी सेम है कि आप सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सप्लायर है वो इंडिया का होगा, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया का होगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, राइट। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन एक्स्ट्रा दी गई है। चौथा कंडीशन क्या है? पेमेंट फॉर सच सर्विस हैज बीन रिसीव्ड बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इन इंडियन रुपीज वेरेवर परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोला है? आपका जो पेमेंट है वो रिसीव हो जाना चाहिए इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में या फिर इंडियन रुपीज में, जहां पर आरबीआई परमिट करता है, राइट। और फिफ्थ कंडीशन बोला है कि सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस स्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए। ठीक है। आर नॉट मेयरली स्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन अकॉर्डेंस विद एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 8। ठीक है। सो पांच कंडीशन कौन सा? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का पांच कंडीशन कौन सा है? पहला, सप्लायर जो है वो इंडिया का होगा, रेसिपिएंट जो है वो आउटसाइड इंडिया होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होगा, पेमेंट जो है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में या फिर इंडियन रुपीज में रिसीव हो जाएगा, और पांचवा कंडीशन है सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों ही स्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन के नहीं होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस, राइट। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है? समझिए, अगर वो प्लेस जहां पर बिजनेस ऑर्डिनरीली कैरी किया जाता है, जहां से बिजनेस ऑपरेट होता है, राइट, इंक्लूड्स अ वेयर हाउस भी इंक्लूड होता है, गोडाउन हो गया, और कोई भी प्लेस जहां पर टैक्सेबल पर्सन स्टोर करता है अपने गुड्स को, वो प्लेस हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट, प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जहां अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। और थर्ड दिए गए, अ प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन इज इंगेज्ड इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट, राइट। कई बार क्या होता है, जो सप्लायर होता है वो आउटसाइड इंडिया, मान लीजिए सप्लायर है दुबई का, वो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है इंडिया में, और उसने अपना एक एजेंट बिठा रखा है इंडिया में, राइट, जो बिजनेस सारा ऑपरेट करता है इंडिया में। तो वो जो एजेंट का लोकेशन है वो ही प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा, राइट। सो सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7। ठीक है। सेक्शन 7 क्या बोलता है? इंटर स्टेट सप्लाई। अब इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है? तो इसके अंदर पांच क्लोज दिए हैं, राइट। सो पहला क्लोज बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स। कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स है जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। दो बातें आपने को देखनी है, सप्लायर का क्या लोकेशन है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। आपको दो चीजें देखनी है, एलओएस और पीओएस कहाँ पर है। अगर एलओएस और पीओएस दो डिफरेंट स्टेट्स में है, या फिर दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में, या फिर कोई एक स्टेट और दूसरा यूनियन टेरिटरी में है, तो फिर वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी, राइट। सेकंड दिया हुआ है, कोई भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, गुड्स जब इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो भी इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। उसके बाद थर्ड दिया है सप्लाई ऑफ सर्विस। पहले गुड्स की बात हो गई, अब सप्लाई ऑफ सर्विस, जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दो डिफरेंट स्टेट्स में है, या फिर दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में है, या फिर एक स्टेट और दूसरा यूनियन टेरिटरी में है।
वो भी इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। फोर्थ केस दिया है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कोई भी सर्विस इंपोर्ट की आपने इंडिया में, वो भी इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएंगे। राइट, सो चारों क्लोज क्या बोलता है? पहला सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, दूसरा इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, तीसरा सप्लाई ऑफ सर्विस है, चौथा इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। पांचवा क्लोज क्या बोलता है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ वेयर द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। क्या बोला है? सप्लायर इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, या फिर कोई भी सप्लाई टू और बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या फिर एसईजेड यूनिट ने, राइट, एसईजेड यूनिट के द्वारा या एसईजेड यूनिट को कोई सप्लाई हुआ है, वो भी इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। मान लीजिए आप अहमदाबाद में हो, राइट, आपने अहमदाबाद में से बिजनेस करते हो और वहां से गुड्स सेल किया किसी एसईजेड को, वो भी अहमदाबाद में ही लोकेटेड है, इवन दो विद इन स्टेट है, लेकिन फिर भी वो एक इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। राइट, थर्ड दिया है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन द टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग एन इंटर स्टेट सप्लाई एंड नॉट कवर्ड एल्सवेयर इन दिस सेक्शन। मतलब क्या बोला, कोई भी टैक्सेबल टेरिटरी में कोई सप्लाई है और वो इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं है, ना ही वो किसी और सेक्शन में कवर है, तो वो यहाँ पर कवर हो जाएगा और वो भी एक इंटरस्टेट सप्लाई बन जाएगा। राइट, सो इंटरस्टेट सप्लाई का स्कोप बहुत वाइड दिया गया। ठीक है, 5 क्लोज जब समझ लेते हैं। कौन सा? सबसे पहला दिया है सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, ठीक है, उसके बाद गुड्स इंपोर्ट किया है तो, तीसरा सप्लाई ऑफ सर्विस, चौथा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और पांचवें क्लोज में, फिफ्थ क्लोज में आपको 3 पॉइंट दिया है। 3 पॉइंट कौन से हैं? जहां पर सप्लायर का लोकेशन इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है। सेकंड पॉइंट क्या था? सप्लाई टू और बाय एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर है। या फिर तीसरा क्या बोला है? किसी भी कोई भी सप्लाई किया जो टैक्सेबल टेरिटरी में है और वो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है और ना ही किसी और सेक्शन में कवर हो रहा है, तो फिर वो यहाँ पर कवर हो जाएगा और वो भी इंटर स्टेट सप्लाई बन जाएगा। राइट, सो सेक्शन 7 यहाँ पर अपना क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या बोलता है? सेक्शन 8 बात करता है इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। सो इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है? इसमें सिर्फ 2 क्लोज दिए हुए हैं, राइट, सप्लाई ऑफ गुड्स का और सप्लाई ऑफ सर्विस का। सो पहला क्या बोलता है? सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आर इन द सेम स्टेट और इन सेम यूनियन टेरिटरी। दोनों ही एलओएस और पीओएस दोनों ही किसी सेम स्टेट में है या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा। और इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज होता है। राइट, लेकिन यहाँ पर 3 एक्सक्लूजन्स दिए गए हैं, ठीक है। सो क्या बोला? प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। कौन कौन से हैं? पहला, सप्लाई ऑफ गुड्स और टू और बाय यानी एसईजेड यूनिट डेवलपर और एसईजेड यूनिट, ठीक है। सो किसी एसईजेड को कोई सप्लाई किया है तो वो इंटरस्टेट मानेगा, हमने सेक्शन 7 में देखा है। उसके बाद सेकंड क्या दिया? गुड्स इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम्स फ्रंटियर ऑफ इंडिया। कोई भी गुड्स इंपोर्ट किए हैं वो भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कहलाएगा। और तीसरा क्या है? बोला है कि सप्लाईज मेड टू टूरिस्ट रेफर टू इन सेक्शन 15 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। राइट, कोई भी सप्लाई किसी टूरिस्ट को किया गया है वो भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कहलाएगा। राइट, अदरवाइज नॉर्मल केस में कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस है जो जहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही सेम स्टेट में है या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो वो इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगा। उसके बाद टूरिस्ट क्या होता है, समझिए। टूरिस्ट क्या है? Tourist means a person not normally residing in India who enters into India for a stay of not more than 6 months। मतलब 6 महीने से कम कोई व्यक्ति रुकता है और वो इंडिया में आया है, मान लीजिए घूमने के लिए आया या रहने के लिए आया, कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए आया, कोई भी पर्पस के लिए आया, तो वो टूरिस्ट कहलाएगा। और वो भी उसको कोई सप्लाई किया तो वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्लोज टू क्या बोलता है? सप्लाई ऑफ सर्विस है जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो वो भी इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। राइट, लेकिन इसका भी एक एक्सक्लूजन दिया है। एक्सक्लूजन क्या है? कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस है टू और फ्रॉम, टू और बाय एनी एसईजेड डेवलपर या फिर एसईजेड यूनिट को अगर कोई दिया है तो वो भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कहलाएगा। ठीक है, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? जहां पर आपका एक एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट कोई आउटसाइड इंडिया है, राइट, या फिर एक एस्टेब्लिशमेंट किसी एक स्टेट में है और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट किसी दूसरे स्टेट में है, राइट, एक एस्टेब्लिशमेंट महाराष्ट्र में है और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट गुजरात में है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। या फिर तीसरा, एक एस्टेब्लिशमेंट सेम स्टेट में है और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट में है, वो भी सेम स्टेट में है लेकिन वो रजिस्टर्ड है। राइट, मान लीजिए आपका अहमदाबाद में
एक आपका बिजनेस है जो जहाँ पर आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो, और एक आपका एक और बिजनेस है जहाँ पर आप लिकर शॉप खोल रखा है, राइट। सो एक को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, क्योंकि उसका अगर उसका थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और दूसरा लिकर शॉप है, वो जीएसटी उस पर लगता ही नहीं है, राइट। सो वो अनरजिस्टर्ड है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन टू क्या बोलता है, अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस थ्रू अ ब्रांच और एन एजेंसी और अ रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस है shall be treated as a having an establishment in that territory। कोई भी ब्रांच आपने ओपन किया है या कोई एजेंसी है, तो वो भी स्टेब्लिशमेंट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 9, हमने सबसे पहले सेक्शन 7 देखा जिसमें इंटर स्टेट सप्लाई की बात हुई। उसके बाद सेक्शन 8 देखा जहां पर इंटर स्टेट सप्लाई की बात हुई। अब हम देखते हैं सप्लाईज इन द टैक्सेबल टेरिटरीज, सॉरी सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है, वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन टेरिटोरियल वाटर, या तो सी हम लोग किस तरह से डिसाइड करते हैं, हम लोग देखते हैं कि एलओएस क्या है और पीओएस क्या है, ठीक है। सो अगर एलओएस लोकेशन ऑफ सप्लायर किसी टेरिटोरियल वाटर में है या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई किसी टेरिटोरियल वाटर में है, तो वो केस में क्या माना जाएगा, वो कोस्टल स्टेट को हम लोकेशन मानेंगे जो नियरेस्ट है, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड, राइट। सो जो भी नियरेस्ट पॉइंट होगा वो लोकेशन हम लोग मान लेंगे, चाहे वो लोकेशन ऑफ सप्लायर हो या प्लेस ऑफ सप्लाई हो, राइट। दोनों का लोकेशन में से जो भी अगर टेरिटोरियल वाटर में है तो वो लोकेशन मानेंगे जो नियरेस्ट है किसी कोस्टल स्टेट से, ठीक है, सिंपल है। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, जीएसटी के अंदर टेरिटोरियल वाटर बताया गया कि 12 नॉटिकल माइल्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ अ कोस्टल स्टेट, राइट। 12 नॉटिकल माइल्स तक वो टेरिटोरियल वाटर होता है और वो इंडिया का ही माना जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन 10, सेक्शन 10 क्या बोलता है, सबसे पहले देखिए सेक्शन 10, 11, 12 और 13 चार सेक्शन है, ठीक है। 10 और 11 जो है वो गुड्स की बात करता है और 12 और 13 जो है सर्विस की बात करता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले डोमेस्टिक आएगा, उसके बाद इंटरनेशनल आएगा, राइट। सबसे पहले इंडिया हिंदुस्तान हमारा पहले आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, ठीक है। सो सेक्शन 10 बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों ही जो है वो इंडिया के हैं, ठीक है। उसमें पहला क्लोज दिया है सप्लाईज इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, सेक्शन 10(1)(a). 10(1)(a) क्या बोलता है, जहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, राइट। गुड्स मूव किए जा रहे हैं, मान लीजिए अहमदाबाद से मैंने गुड्स सेल किए हैं महाराष्ट्र को, जहां पर गुड्स मूव हो रहे हैं तो वहां पर पीओएस क्या होगा, व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स, जहां पर मूवमेंट जो है टर्मिनेट होता है। मैंने अहमदाबाद से गुड्स भेजे महाराष्ट्र को, तो जब महाराष्ट्र में वो गुड्स जहां पर मूवमेंट उसका गुड्स का टर्मिनेट होता है, जहां एंड होता है, वो उसका लोकेशन मान लिया जाएगा, तो महाराष्ट्र उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, राइट। सेकंड दिया है सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू रेसिपिएंट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, बिल टू शिप टू सप्लाई। बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है, जहां पर बिल किसी और को दिया जाता है और सप्लाई किसी शिपिंग किसी और को दिया जाता है। समझिए, ये एग्जांपल के थ्रू समझिए। एक सप्लायर है मिस्टर ए जो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, और ये थर्ड पर्सन है बी जो हरियाणा में है। अब बी ने गुड्स का ऑर्डर दिया सप्लायर ए को और बोला कि ये सप्लाई जो है वो सीधा मिस्टर सी को कर देना न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो मिस्टर ए क्या करता है, गुड्स डिलीवर करता है ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिस्टर बी। मिस्टर बी इंस्ट्रक्ट करता है कि मेरा जो गुड्स है वो आप मिस्टर सी को आप डिलीवर कर दो, राइट। सो गुड्स किसको डिलीवर हुए हैं, मिस्टर सी को, और इनवॉइस किसको इशू किया गया है, मिस्टर बी को, राइट। सो बिल इशू हुआ है मिस्टर बी को और शिपिंग किसको हुआ है, मिस्टर सी को। इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल, राइट। सो ये जो सप्लाई है मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच की जो सप्लाई है ये यहाँ पर कवर हुई है। और उसमें क्या बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ऑफ सच थर्ड पर्सन, मतलब बी का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब हरियाणा है, तो वो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, राइट। ऐसा डीम अब्ज्यूम करेंगे कि मिस्टर बी ने ही गुड्स रिसीव किए हैं, राइट। और जो सेकंड केस है बी और सी के बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो क्लोज ए के हिसाब से ही डील होगा, और इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट होगा, वही पीओएस बन जाएगा, राइट। सो यहाँ पर दो सप्लाईज हो रही है। सो बिल टू शिप टू मॉडल क्या बात करता है, जब किसी और के इंस्ट्रक्शन में गुड्स किसी और को डिलीवर होता है, राइट।
सो यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मान लिया जाएगा उस थर्ड पर्सन का जिसको नाम पर बिल इशू हुआ है। तो सिंपल, आपको सिंपल अगर समझना है तो जिसके नाम पर बिल इशू हुआ है, जिसको बिल इशू कर रहे हैं, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद थर्ड क्या बोलता है, सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। सेक्शन 10(1)(c). 10(1)(c) क्या बोलता है, जहां पर गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं है। मान लीजिए मैं मुंबई का हूँ और मैंने गुड़गांव में मेरा कोई ब्रांच ऑफिस मुझे खोलना है, राइट। सो वहां मैंने एक बिल्डिंग खरीदा है और बिल्डिंग के साथ में कुछ प्री इंस्टॉल्ड फर्नीचर और फिक्सचर्स भी साथ में लिया है। सो बिल्डिंग का जो खरीदा है वो तो नेगेटिव लिस्ट में कवर है, शेड्यूल 3 के अंदर पैरा 5 बोलता है, राइट, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, तो उस पर तो जीएसटी आएगा नहीं। लेकिन जो मैंने प्री इंस्टॉल्ड फर्नीचर खरीदा है, राइट, वहां पर गुड्स क्या है, गुड्स कोई मूव नहीं हो रहा है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, गुड़गांव, जहां पर मैंने वो ब्रांच ओपन किया है, जहां पर वो प्री इंस्टॉल फर्नीचर है, राइट। सो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। गुड्स का जो लोकेशन है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता है, एक नया क्लोज यहाँ पर आपका अमेंडमेंट है, सेक्शन 10(1)(c)(a). अभी तक हमने 3 क्लोज देखे हैं। 10(1)(a) क्या बोलता है, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का मूवमेंट है तो वेयर द गुड्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट, वही पीओएस बन जाएगा। उसके बाद बिल टू शिप टू मॉडल 10(1)(b) में देखा था, बिल टू शिप टू मॉडल में पीओएस क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन, राइट, जिसको बिल इशू किया जा रहा है। उसके बाद थर्ड बोलता है सप्लाई वेयर नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहाँ पर गुड्स का मूवमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, जो लोकेशन ऑफ द गुड्स है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वही पीओएस बन जाएगा। उसके बाद फोर्थ देख रहे हैं 10(c)(a). ये क्या बोल रहा है, गुड्स परचेज्ड ओवर द काउंटर इन वन स्टेट एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर स्टेट बाय द बायर, राइट। सो सेक्शन 10(1)(c) क्या बोलता है कि कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई गुड्स खरीदता है किसी एक स्टेट में और उसको ट्रांसपोर्ट करके किसी और स्टेट में ले जाता है, तो उसका पीओएस डिसाइड होगा सेक्शन 10(1)(c) के अकॉर्डिंग, राइट। सो ये क्या बोलता है, अगर एड्रेस उसका अवेलेबल है ऑन द इनवॉइस, ठीक है, कोई बायर है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो उसको गाड़ी खरीदना है, फॉर्च्यूनर खरीदना है, ठीक है। सो वो गुजरात जाता है और वहां से गाड़ी खरीद करके राजस्थान लेके आता है। क्यों, क्योंकि हो सकता है गुजरात में रोड टैक्स कम लगता हो, टैक्सेशन कम है, इसलिए वो वहां से गाड़ी खरीदता है और उसको ट्रांसपोर्ट करके राजस्थान में लेकर के। तो वो केस में पीओएस क्या बनेगा, अगर उस बायर का एड्रेस जो है वो अवेलेबल है तो फिर उसका लोकेशन जो होगा वही पीओएस बन जाएगा। अगर उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो फिर जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है, जहां से सप्लाई किया गया है, वो पीओएस बन जाएगा, राइट। सो और सिर्फ इस क्लोज के लिए क्या बोला गया है कि एड्रेस का मतलब अगर स्टेट का नाम भी मेंशन किया है तो ये अज्यूम कर लेंगे कि वो एज अ फुल एड्रेस दिया गया, राइट। सो अगर बायर उसका स्टेट का नाम भी बताता है और इनवॉइस में शो करता है तो फिर वही पीओएस मान लिया जाएगा। ठीक है, सो ये एक नया सेक्शन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 10(1)(d). 10(1)(d) क्या बोलता है, सप्लाई इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन और असेंबली ऑफ गुड्स। इसका क्या मतलब है, कोई भी गुड्स जहां इंस्टॉल किए गए या असेंबल किए गए हैं उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो प्लेस जहां पर इंस्टॉलेशन और असेंबली किया गया है, राइट। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं न्यू दिल्ली का हूँ, ठीक है, रेसिपिएंट हूँ और मैंने कोई मशीनरी खरीदी है किसी सप्लायर से, वो भी न्यू दिल्ली का है, ठीक है। सो मशीनरी खरीदी, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ही न्यू दिल्ली के हैं, राइट। और मैंने उस सप्लायर को बोला कि ये जो मशीनरी है वो मेरा फैक्ट्री है नोएडा में, वहां पर इस मशीनरी को इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। सो ये इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर वो मशीनरी का इंस्टॉलेशन किया गया। इंस्टॉलेशन कहाँ किया गया है, नोएडा में। नोएडा कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, यूपी, राइट। इवन दो कि रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों ही न्यू दिल्ली के हैं, लेकिन जहां इंस्टॉलेशन किया है या जहां पर असेंबल किया गया है वही उसका पीओएस बन जाएगा, राइट, सेक्शन 10(1)(d) के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट बोला है गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड और कन्वेंस, राइट, सेक्शन 10(1)(e). ये क्या बोलता है, कोई भी गुड सप्लाई किया गया है किसी कन्वेंस के अंदर, तो वो केस में कन्वेंस कौन सा हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, ट्रेन, वेसल, मोटर व्हीकल, राइट। इस केस में पीओएस क्या होगा, लोकेशन वेयर सच गुड्स हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड, जहां से वो ऑन बोर्ड किए गए गुड्स को, ठीक है। मान लीजिए आप कोई फ्लाइट में जा रहे हो अहमदाबाद से लेकर के मुंबई का, और आपने इन बिटवीन कोई गुड्स खरीदा है, उसका पीओएस क्या कहलाएगा, जहां वो गुड्स ऑन बोर्ड किए गए फ्लाइट में, राइट। सो ऑन बोर्ड कहाँ किए गए, अहमदाबाद में, तो वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। सो गुड्स हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड, जहां से ऑन बोर्ड किए वो पीओएस हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने 5 सेक्शन देखे हैं, कौन से,
10(1)(a) जो बोलता है सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। उसके बाद सेक्शन 10(1)(b) क्या बोलता है, बिल टू शिप टू मॉडल वाला। 10(1)(c) बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर नो मूवमेंट इज इन्वॉल्व। उसके बाद 10(1)(c) देखा जहां पर ओवर द काउंटर कोई गुड्स खरीदे जाते हैं और ट्रांसपोर्ट करके किसी और स्टेट में ले जाए जाते हैं। उसके बाद सप्लाई इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन और असेंबली ऑफ गुड्स सेक्शन 10(1)(d) के अंदर पड़ा। और लास्ट में सेक्शन 10(1)(e) जो बोलता है कोई भी गुड्स सप्लाई किए किसी कन्वेंस में, राइट। सो वहां पर पीओएस क्या हो जाएगा, जहां से वो गुड्स ऑन बोर्ड किए गए, राइट। उसके बाद सेक्शन 10(2) बोलता है कि where the place of supply of goods cannot be determined, the place of supply shall be determined in such manner as may be prescribed, right। और अभी तक ऐसा कोई प्रिस्क्राइब हुआ नहीं है, तो 10(2) के अंदर कोई भी ऐसी चीजें नहीं दी गई है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट यह है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, राइट। सेक्शन 10 हमने देखा गुड्स का, जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अलावा जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स है तो वो सेक्शन 10 के साथ डील करता है। और सेक्शन 11 बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, राइट। सो ये सिंपल सेक्शन है कि अगर कोई गुड्स इंपोर्ट किए हैं इंडिया में तो उसका पीओएस क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। जो भी लोकेशन है इंपोर्टर का वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट किए गए हैं इंडिया से तो जहां पर एक्सपोर्ट किए लोकेशन आउटसाइड इंडिया वही उसका पीओएस बन जाएगा, राइट। सो इंपोर्टर के केस में इंपोर्टर का लोकेशन एक्सपोर्ट किया है तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, राइट। तो सेक्शन 11 यहां पर कंप्लीट होता है। उसके बाद नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एंड द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज इन इंडिया। ये क्या बोलता है, सेक्शन 12 और 13 दोनों ही सर्विस से डील करते हैं, राइट। सेक्शन 12 बोलता है जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों ही इंडिया के अगर है तो वो डील होगा सेक्शन 12 के अंदर, राइट। सो सबसे पहला दिया हुआ है डिफॉल्ट प्रोविजन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। ये क्या बोलता है, कोई भी सर्विस जो सबसेक्शन 3 से लेकर के सबसेक्शन 14 तक में अगर स्पेसिफिक किसी सेक्शन में फॉल नहीं करती है तो फिर वो इस जनरल रूल के हिसाब से उसका पीओएस डिसाइड होगा, राइट। सो क्या बोला है, कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई, राइट, B2B सप्लाई है तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। और अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी गई कोई B2C ट्रांजेक्शन है तो चेक करना है कि अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है, अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और कोई अदर केस है जहां पर लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। सो ये जनरल प्रोविजन है, आपको देखना है B2B ट्रांजेक्शन है या B2C ट्रांजेक्शन। B2B तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, B2C तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल देन लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट दिया है सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। ये क्या बात करता है, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी और लॉजिंग अकोमोडेशन इन एन होटल बोट और वेसल। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई सर्विस है, राइट। सो इसमें 3-4 पॉइंट दिए। पहला दिया है डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। सो डायरेक्टली क्या हो सकती है, कोई आर्किटेक्ट का सर्विस हो गया या फिर इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, इंजीनियर एंड अदर रिलेटेड एक्सपर्ट्स और स्टेट एजेंट का कोई सर्विस है। या फिर कोई ग्रांट ऑफ राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट का सर्विस दिया जा रहा है, राइट। कोई कंस्ट्रक्शन सर्विस, कंस्ट्रक्शन वर्क के रिलेटेड। या फिर सेकंड पॉइंट दिया है सर्विसेज बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन, कहीं लॉजिंग अकोमोडेशन का सर्विस है किसी होटल में, गेस्ट में, इन हाउस होम स्टेज हो गया, क्लब हो गया, कैंप साइट्स हो गया, राइट, इंक्लूडिंग हाउस बोट और अदर वेसल। कोई क्रूज हो गया, कोई हाउस बोट हो गया, सो वो भी इसमें कवर है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, राइट। उसके बाद सर्विसेज बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अकोमोडेशन के सर्विस दे रहे हो, कैसे ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज और रिसेप्शन और मैटर्स रिलेटेड देयर टू ऑफिशियल, सोशल और कल्चरल और रिलीजियस और बिजनेस फंक्शंस कोई है, राइट। या उससे कोई सर्विसेज एंसिलरी सर्विसेज है, राइट। इन तीनों के रिगार्डिंग कोई एंसिलरी सर्विसेज अगर है उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, राइट, shall be the location at which the immovable property or boat or vessel as the case may be is located or intended to be located। intended to be located क्या है, आपने कोई आर्किटेक्ट का सर्विस लिया, राइट, और आपने बोला कि मुझे प्लान बना कर दो कि कैसा बिल्डिंग बनेगा। आज की तारीख में इमूवेबल प्रॉपर्टी वहां पर नहीं है, राइट, लेकिन वो इंटेंडेड है कि वहां पर बनेगा फ्यूचर में, तो उस केस में भी पीओएस जो है लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो कहीं आउटसाइड इंडिया में है
सेक्शन 12 डील करता है यहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दोनों के दोनों ही इंडिया में है, राइट। ये केस कौन सा बोल रहा है, जहां पर एलओएस जो है वो इंडिया में है, एलओआर भी इंडिया में है, लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आउटसाइड इंडिया है। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट का लोकेशन होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, राइट। उसके बाद अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी या बोट या वेसल जो है लोकेटेड है मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, ठीक है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड किया जाता है, तो वो वैल्यू ऑफ जो सर्विस है, वैल्यू ऑफ सर्विस को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा हर एक स्टेट में, राइट, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के हिसाब से वैल्यू ऑफ सर्विस को प्रोपोर्शन करेंगे हर एक स्टेट में और उस हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, उस टाइम पे अपने को देखना पड़ेगा रूल 4 के हिसाब से उसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा। रूल 4 क्या बोलता है, रूल 4 में तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन, कोई भी सर्विस लॉजिंग अकोमोडेशन का है, किसी होटल, इन, गेस्ट हाउस में, या फिर उससे रिलेटेड कोई एंसिलरी सर्विसेज है जो कि दी गई है मोर देन वन स्टेट में, राइट, और एक कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज किया है। मान लीजिए कोई होटल का, मैंने एक होटल चेन है जिसके मल्टीपल स्टेट्स में होटल्स हैं, ठीक है, मैंने उसको 30,000 रुपीज पे किया और बोला कि मैं 2 दिन अहमदाबाद में रहूंगा और एक दिन मुंबई में रुकूंगा। सो इस केस में क्या हो रहा है, आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, किस हिसाब से, नंबर ऑफ नाइट्स स्टेड इन सच प्रॉपर्टी, कितने नाइट्स कितने प्रॉपर्टी में रहे हो, राइट। सो 2 दिन अगर मैं अहमदाबाद में रहा हूँ और एक दिन मुंबई में रहा हूँ तो 2:1 के रेशियो में वैल्यू ऑफ सर्विस को प्रोपोर्शनेट करेंगे और उस हिसाब से पीओएस डिसाइड हो, राइट। उसके बाद अगर कोई सर्विसेज है लॉजिंग अकोमोडेशन की बाय हाउस बोट या वेसल, ठीक है, मैंने हाउस बोट लिया, ठीक है, केरला से जा रहा हूं मैं कर्नाटक तक और मान लीजिए उसका टाइम है कि 24 आवर्स में मुझे वो ट्रैवल कराता है। उस केस में पीओएस देखना है कि टाइम स्पेंड बाय द बोट और वेसल इन ईच सच स्टेट, किस स्टेट में कितना टाइम स्पेंड किया है। मान लीजिए केरला में 20 आवर्स वो रहता है और 4 आवर्स के लिए कर्नाटका में जाता है, तो 20:4 के रेशियो में अपने को वैल्यू ऑफ सर्विस को क्वेश्चन करना है और उस हिसाब से पीओएस डिसाइड होगा। और अगर इन दोनों के अलावा कोई भी सर्विसेज है, ऑल अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर कोई एंसिलरी सर्विसेज उसके रिलेटेड, उस केस में पीओएस डिसाइड हो गया एरिया ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है, कितना एरिया किसमें आ रहा है। आपको ब्रिज है जो 2 स्टेट में बन रहा है, 2 स्टेट को कनेक्ट कर रहा है, राइट, सो उसका एरिया देखना है कि कितना एरिया कौन से स्टेट में फॉल कर रहा है और उस एरिया के प्रोपोर्शन में आपको डिवाइड करना है वैल्यू ऑफ सर्विस को, ठीक है। सो 3 केस देखे हमने रूल 4 के अंदर। अगर लॉजिंग अकोमोडेशन है तो नंबर ऑफ नाइट स्टेड, अगर वेसल या हाउस बोट का सर्विस है तो टाइम स्पेंड, ठीक है, और अगर उसके अलावा कोई भी सर्विस है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड तो फिर एरिया ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग को प्रोपोर्शनेट करना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 ये क्या बोलता है, 4 सर्विसेज की बात की है, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस और ब्यूटी एंड हेल्थ सर्विसेज। सो आपको उसके ऐसे याद रखना है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 मतलब 4 सर्विसेज, ठीक है। ये कोई सर्विसेज अगर आपको दी गई है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां पर ये सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की गई है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 ये क्या बोलता है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस। कोई भी ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस अगर है तो आपको देखना है कि अगर B2B सप्लाई है, B2B ट्रांजेक्शन है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। और अगर किस सर्विसेज दी गई किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है, B2C ट्रांजेक्शन है, तो फिर पीओएस हो जाएगा लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, सर्विसेज कहाँ परफॉर्म की गई है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 ये क्या बोलता है, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एन इवेंट, अम्यूजमेंट पार्क और अदर प्लेस। कहीं पर एडमिशन कर रहे हैं, सर्विस है, मान लीजिए आप सिनेमा हॉल में जाते हो, उसके एडमिशन पे की सर्विस, आपको सिनेमा हॉल की सर्विस दी गई है, या फिर किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर इवेंट एक्चुअली हेल्ड हुआ है या फिर जहां पर पार्क और सच प्लेस इज लोकेटेड, राइट, वो ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा।
अब हमने अभी तक क्या देखा, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 जनरल प्रोविजन था, उसके बाद सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी वही पीओएस बन जाएगा। उसके बाद सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 बोलता है चार सर्विसेज की बात की, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज, फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, पर्सनल ग्रूमिंग हो गया, ठीक है, और हेल्थ सर्विस हो गया। सो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर ये एक्चुअली परफॉर्म की गई है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। उसके बाद पांचवा सर्विस क्या है, सबसेक्शन 5 बोलता है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, जहां पर ट्रेनिंग दिया गया है। उस केस में देखना बी टू बी सप्लाई है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, बी टू सी सप्लाई है तो सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां सर्विसेज परफॉर्म हुई है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 6 बोलता है इवेंट के बारे में, जहां इवेंट है तो जहां इवेंट हेल्ड हुआ है वही पीएस प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 12 सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 6 बोलता है एडमिशन टू एन इवेंट, ठीक है, और सबसेक्शन 7 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट इवेंट इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ एनी सर्विस इन रिलेशन टू ए कॉन्फ्रेंस, फेयर और एग्जीबिशन, सेलिब्रेशन और सिमिलर इवेंट, या फिर उसके रिलेटेड कोई एंसिलरी सर्विसेज है, राइट, ऑर्गेनाइज किया है कोई इवेंट को या फिर कोई उससे रिलेटेड कोई एंसिलरी सर्विसेज अगर है, उस केस में आपको देखना है कि क्या वो बी टू बी सप्लाई है या बी टू सी सप्लाई। अगर बी टू बी सप्लाई है तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर सर्विसेज दिए किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो लोकेशन हो जाएगा वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर इवेंट ऑर्गेनाइज किया है कहीं आउटसाइड इंडिया, मान लीजिए मैं इंडिया का हूँ और मैंने कोई इवेंट का ऑर्गेनाइज करने की सर्विस दी है, जो सप्लायर है वो भी इंडिया का है, मैं भी इंडिया का हूँ, लेकिन जो इवेंट है वो दुबई में हो रहा है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जो लोकेशन है रेसिपिएंट का, राइट। हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी देखा था कि जहां पर रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों ही इंडिया के, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और सेम केस अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कोई इवेंट को जहां पर सप्लाई और रेसिपिएंट दोनों ही इंडिया के हैं और इवेंट कहीं बाहर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उस केस में आपको पीएस क्या हो जाएगा, जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है मोर देन वन स्टेट में, ठीक है, मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, और एक ही कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज किए गए, तो उस केस में क्या करना है, प्रोपोर्शनेट करना है वैल्यू ऑफ सर्विस को। प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे, एज पर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के हिसाब से। अगर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, तो हम क्या देखेंगे, रूल 5 के हिसाब से। और रूल 5 क्या बोलता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। रूल 4 हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड पढ़ा था, रूल 5 ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट के बारे में, ठीक है, जो बोलता है कि आपको प्रोपोर्शन करना है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 12 सबसेक्शन 8, ये क्या बोलता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। कोई भी गुड्स का ट्रांसपोर्ट किया गया है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को किया है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया, बी टू सी ट्रांजेक्शन है, तो फिर लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, जहां गुड्स को हैंड ओवर किया है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, अहमदाबाद से गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है मुंबई में, ठीक है। सो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ गुड्स हैंड ओवर किया है, अब गुड्स को हैंड ओवर किया है ट्रांसपोर्ट कंपनी को अहमदाबाद में, तो वो अहमदाबाद विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है आउटसाइड इंडिया, ये कौन सा केस है, जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट भी इंडिया में है, लेकिन जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो आउटसाइड इंडिया है रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 के हिसाब से ही निकाली जाएगी। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर, राइट। अर्लियर ऐसा था कि जब गुड्स अगर आउटसाइड इंडिया ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स, ठीक है। सो उसको चेंज करके अभी फिर से वैसा कर दिया है कि अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन वेयर सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, राइट। सो वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 12 सबसेक्शन 9, ये क्या बोलता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। पहले क्या था, गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया था, सबसेक्शन 9 में क्या बोला है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का अगर कोई सर्विस है तो वो आपको देखना है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, बी टू सी ट्रांजेक्शन है,
तो प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। पैसेंजर एम्बार्क्स क्या होता है? जहां से जर्नी स्टार्ट हो रहा है, राइट? सो यहां पर लिख दीजिए स्टार्ट्स या फिर बिगिंस। ठीक है, इतना अंग्रेजी अपने को नहीं समझता है, सिंपल लैंग्वेज में पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस, जहां से जर्नी स्टार्ट हो रहा है, जहां पैसेंजर एम्बार्क कर रहा है, ठीक है, अपना जर्नी को, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जहां पर पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन पता नहीं है, ठीक है, ये क्या केस दिया है? एम्बार्केशन इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ राइट टू पैसेज। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि दिल्ली का मेट्रो कार्ड है, ठीक है, आपने कार्ड लिया, तो दिल्ली का मेट्रो नोएडा में भी चलता है, फरीदाबाद में भी चलता है और न्यू दिल्ली में भी चल रहा है। सो अब कहाँ से वो पैसेंजर इम्बार्क करेगा, कहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करेगा, वो पता लगाना पॉसिबल नहीं है। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे लिखा जाएगा? उस केस में देखेंगे हम जनरल रूल से, सबसेक्शन 2 में जो दिया हुआ है जनरल रूल क्या बोलता है? अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड है तो एड्रेस देखना है, अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट? सो इम्बार्केशन वाला केस कब देखना है? जब अनरजिस्टर्ड पर्सन का केस है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो सीधा सीधा आपको लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक टर्म दिया गया है कंटिन्यूअस जर्नी। कंटिन्यूअस जर्नी क्या होता है समझिए। कंटिन्यूअस जर्नी वो होता है जहां पर कोई भी स्टॉप ओवर नहीं है। मतलब आपने, मान लीजिए मेरे को अहमदाबाद से केरला जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, अहमदाबाद से पहले मुंबई का फ्लाइट है और फिर मुंबई से आगे केरला का फ्लाइट है, तो दो फ्लाइट्स अगर आप ले रहे हो, सो जो फर्स्ट जर्नी है वो सेपरेट सप्लाई माना जाएगा, सेपरेट सर्विस माना जाएगा, और सेकंड जो है वो सेपरेट जर्नी माना जाएगा। ठीक है, और जो रिटर्न जर्नी जो होता है, रिटर्न जर्नी का जो केस है, मान लीजिए आपने टिकट बुक कराया है और जाने के और आने के दोनों के साथ में ही टिकट बुक करा दिया, तो रिटर्न जर्नी जो है वो एक सेपरेट जर्नी मानी जाएगी। क्यों, क्या होता है वहां पर भी स्टॉप ओवर है। ठीक है, आप पहले गए, आपने जो भी काम करके घूम के जो भी है वापस आपको आना है, तो वो एक अलग जर्नी कहलाएगी। कंटिन्यूअस जर्नी वो होती है जो सिंगल जर्नी है, राइट, जहां पर कोई भी स्टॉप ओवर नहीं है, आप उतर नहीं रहे हो, आप फ्लाइट में बैठे हो, सीधा अपने डेस्टिनेशन पे जाके ही उतरोगे, सो वो कंटिन्यूअस जर्नी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 12 सबसेक्शन 10। ये क्या बोलता है? सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड बोर्ड कन्वेंस। ठीक है, सो ये हमने पहले भी पढ़ा है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लोज ई के अंदर। वहां पर क्या था? गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? सर्विस दी जा रही है कोई कन्वेंस में। तो सर्विस का अगर केस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ठीक है, डिपार्चर का मतलब क्या है? स्टार्ट या फिर बिगिन। ठीक है, ये आप लिख करके रखिए जिससे आपको आसानी होगी समझने में। जो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इवन दो आपने सर्विस कब अवेल की, कब ली है, वो उससे मैटर नहीं करता। जो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, जहां से जर्नी स्टार्ट हुआ है, बिगिन हुआ है, वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कन्वेंस क्या क्या हो सकते हैं? वेसल हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, कोई ट्रेन हो सकता है, या मोटर व्हीकल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 12 सबसेक्शन 11। ये क्या बोलता है? टेलीकम्युनिकेशन टावर्स। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर केसेस दिए गए अलग अलग कि अगर कोई सर्विस है फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन का, या फिर लीज्ड सर्किट्स हो गए, या फिर इंटरनेट लीज सर्किट है, या केबल और डिश एंटीना है, ये चार चीजें अगर है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पर ये इंस्टॉल किए गए। ठीक है, जहां पर डिश एंटीना और या फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन जहां इंस्टॉल किए हैं, वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, सेकंड केस दिया है कोई मोबाइल कनेक्शन है या फिर कोई इंटरनेट सर्विसेज लिए है, और पेमेंट जो है वो पोस्ट पेड बेसिस पे है। पोस्ट पेड मतलब क्या है? जहां पर आप पहले सर्विस ले लेते हैं और लास्ट में आपका बिल आता है, राइट? सो पोस्ट पेड का जो बिल आता है, तो उस केस में लोकेशन पीओएस क्या होगा? जो लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, जिस एड्रेस पे बिल बनाया जा रहा है, बिलिंग एड्रेस होगा जो रेसिपिएंट का, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। उसके बाद थर्ड केस बोला है कि मोबाइल कनेक्शन है या इंटरनेट सर्विस है या फिर D2H का सर्विस है। ठीक है, और प्रोवाइड किया गया प्री पेमेंट बेसिस पे। प्री पेमेंट जो नॉर्मली हम लोग रिचार्ज करते हैं वो प्री पेमेंट रिचार्ज ही होते हैं, राइट? पहले आप रिचार्ज करो, पेमेंट करो, उसके बाद ही आप सर्विस ले सकते हो। तो अगर प्री पेमेंट बेसिस पे अगर कोई है, तो उसमें आपको देखना है कि जो सेल किया है, सर्विसेज दिया है, वो किसके थ्रू दिया है? कोई सेलिंग एजेंट है या रीसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है? अगर उनके द्वारा दिए गए हैं तो फिर
एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट या फिर रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का जो एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर इनके द्वारा नहीं, कोई नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी फाइनल सब्सक्राइबर को, तो फिर पीओएस क्या हो जाएगा, लोकेशन वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव, जहां पर प्री पेमेंट रिसीव हुआ है वही लोकेशन बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। और कोई भी अदर केस है तो फिर एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट का एड्रेस है वही पीओएस बन जाएगा। और अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। सो कौन कौन से देखे हमने, चार केसेस देखे। सबसे पहले क्या देखा, कोई फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन है, या फिर लीज्ड सर्किट्स है, या फिर इंटरनेट लीज सर्किट है, या फिर केबल या डिश एंटीना है। ठीक है। ये चारों का केस में आपको देखना है जहां पर इनका इंस्टॉलेशन हुआ, जो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है। सेकंड केस, पोस्ट पेड बेसिस पे अगर कोई सर्विस लिया है तो फिर बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर प्री पेमेंट बेसिस पे है तो आपको देखना है, अगर सेलिंग एजेंट या रीसेलर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा दिए गए तो उनका एड्रेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर नॉर्मल किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी फाइनल सब्सक्राइबर को, तो फिर लोकेशन वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, जहां पर पेमेंट रिसीव हुआ है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और इनके अलावा कोई सर्विसेज है, कोई अदर केस है, तो उस केस में नॉर्मली जो रेसिपिएंट का एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और अगर रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। उसके बाद एक प्रोवाइजो दिया गया कि इफ सच prepaid service is availed or the recharge is made through internet banking और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, मान लो यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया है और प्री पेमेंट का है केस है, उस केस में आपका पीओएस क्या होगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर। जो भी रेसिपिएंट का जो लोकेशन होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया है, अगर लीज्ड सर्किट्स जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, उस केस में क्या होगा, मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी है और एक कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज किया है, उस केस में अपने को क्या करना है, प्रोपोर्शनेट करना है वैल्यू ऑफ सर्विस को। और प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी प्रोपोर्शन दिया हुआ है उस हिसाब से आपको प्रोपोर्शनेट करना है वैल्यू ऑफ सर्विस को, और उस हिसाब से ही प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं है तो फिर आपको रूल 6 ऑफ द आईजीएसटी के हिसाब से डिटरमाइन करना है प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन कौन सा लिया जाएगा, द नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो सर्किट है उसका नंबर ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये द प्लेस ऑफ द सर्किट। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है ये दो पॉइंट कवर करता है। ठीक है। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, सो ये जो है ये दो पॉइंट्स कहलाएंगे। सो किस स्टेट में कितने पॉइंट्स फॉल कर रहे हैं, जिस स्टेट में जितने पॉइंट्स होंगे उस हिसाब से उसको उस प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा वैल्यू ऑफ सर्विस को। और अगर कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट महाराष्ट्र में है, दूसरा गुजरात में है, तीसरा राजस्थान में है, और तीनों के तीनों सर्किट से बेनिफिट्स लिया जा रहा है, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स की कैलकुलेशन में आएंगे, राइट। और फिर उस हिसाब से देखना है कितने स्टेट में कितना पॉइंट्स फॉल कर रहे हैं, और उस प्रोपोर्शन में हम लोग डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ सर्विस को। ठीक है। सो ये रूल 6 था यहाँ पर। उसके बाद सेक्शन 12 सब सेक्शन 12 ये क्या बोलता है, फाइनेंशियल और स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। ठीक है। फाइनेंशियल और स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज का अगर केस है तो नॉर्मली लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। सो रेसिपिएंट का जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और अगर रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं अवेलेबल है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, नॉर्मल केस है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 12 सब सेक्शन 13 क्या बोलता है, इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विस के केस में क्या देखना है, अगर इंश्योरेंस सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। उसके बाद लास्ट दिया है सेक्शन 12 सबसेक्शन 14, एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू गवर्नमेंट। ठीक है। अभी तक हमने कौन कौन से क्लोज देखे, सबसे पहले जनरल प्रोविजन देखा सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंदर, उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, उसके बाद सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 में हमने क्या देखा, चार सर्विसेज थी, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज हो गया, ब्यूटी सर्विस हो गया, हेल्थ केयर सर्विस, ग्रूमिंग हो गया, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस सर्विस। ठीक है। ये चारों सर्विस थी। उसके बाद सेक्शन 5 के अंदर देखा ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस हो गया। उसके बाद 6 में हमने देखा एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, तो उसमें जहां पर इवेंट हेल्ड हुआ है वही लोकेशन वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 के अंदर हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, अगर इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है
उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के हिसाब से देखा जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 8 के अंदर देखा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का केस है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। उसके बाद सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 के अंदर देखा हमने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है। उसके बाद 10th वाला हमने देखा था सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड ऑफ अ कन्वेंस, ठीक है। कन्वेंस पे अगर दिया गया है तो वो केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद 11 के अंदर देखा टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के बाद में सेक्शन 12 सबसेक्शन 12 के अंदर हमने देखा फाइनेंशियल और स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस का सर्विस सेक्शन 12 सबसेक्शन 13 के अंदर, और लास्टली है एडवर्टाइजमेंट सर्विस अगर कोई गवर्नमेंट को दिया है, ठीक है। सो ये क्या बोलता है, अगर कोई सर्विस एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया है किसी गवर्नमेंट को, तो आपको देखना है कि ईच ऑफ द स्टेट, कौन से स्टेट में कितना एडवर्टाइजमेंट ब्रॉडकास्ट किया है, रन किया है या प्ले किया है या फिर डिसमिनेटेड किया है, मतलब प्रसारण कितने स्टेट्स में हुआ है, ठीक है। वो जितने स्टेट्स में होगा उस स्टेट के हिसाब से उस प्रोपोर्शन में हम लोगों को देखना है, ठीक है। प्रोपोर्शन टू द अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस, किस स्टेट में कितना प्रसारण हुआ है उस हिसाब से आपको प्रोपोर्शन करना है, राइट। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट नहीं है, राइट, जिसमें प्रोपोर्शन नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, हम रूल 3 ऑफ द आईजीएसटी के हिसाब से रेशियो निकालेंगे कि किस रेशियो में हमको प्रोपोर्शन करना है, ठीक है। सो यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स दिए गए, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स एंड पब्लिकेशंस। अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट किसी न्यूज़पेपर या पब्लिकेशन के द्वारा दिया गया है, तो उस केस में पीओएस कैसे डिसाइड करेंगे, अमाउंट पेबल फॉर पब्लिशिंग एन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। कितना अमाउंट पे किया गया है न्यूज़पेपर्स या पब्लिकेशन को हर एक स्टेट में, सो जो अमाउंट पे किया होगा उस प्रोपोर्शन में जो है प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एडवर्टाइजमेंट दिया किसी न्यूज़पेपर में, वो न्यूज़पेपर राजस्थान में भी जाता है और गुजरात में भी जाता है, तो राजस्थान वाले को कितना पैसा दिया है और गुजरात वाले को कितना पैसा पे किया है, उस रेशियो में जो है डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद सेकंड दिया है एडवर्टाइजमेंट थ्रू प्रिंटेड मटेरियल्स लाइक पैम्पलेट्स हो गया, लीफलेट्स हो गया, डायरी, कैलेंडर्स हो गए, तो इस केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा अमाउंट पेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ सच मटेरियल, मतलब वो मटेरियल कितने स्टेट्स में कितना डिवाइड बांटा गया है, राइट, कितना पैसा पे किया गया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मान लीजिए कोई टेम्पलेट है, तो वो कितना पैसा दिया है, राजस्थान वाले को कितना दिया, गुजरात वाले को कितना दिया, महाराष्ट्र वाले को कितना दिया, उस प्रोपोर्शन में जो है वैल्यू ऑफ सर्विस को है डिवाइड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया है एडवर्टाइजमेंट इन होर्डिंग्स अदर देन दोज इन ट्रेन्स, कोई होर्डिंग लगवाया है तो कितना पैसा पे किया गया है होर्डिंग्स का हर एक स्टेट में, राइट। राजस्थान में कितना पैसा पे किया है, गुजरात में कितना पैसा पे किया है, सो जितने होर्डिंग्स लगाए होंगे हर एक स्टेट में, उस हिसाब से उस प्रोपोर्शन में वैल्यू ऑफ सर्विस को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट ऑन ट्रेन, ट्रेन में कोई एडवर्टाइजमेंट किया है, तो रेशियो कौन सा लेंगे, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक का कितना लेंथ है उस रेशियो में जो है डिवाइड कर देंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट ऑन यूटिलिटी बिल्स ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनीज, राइट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है या गैस का बिल है, उस पर कोई गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो उस केस में क्या होगा, अमाउंट कितना पे किया जा रहा है, राइट, इन टू ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ बिल्स pertaining to customers having billing address in each of the state or union territory। सो बिलिंग एड्रेस कितने स्टेट में कितने कस्टमर्स का है, राइट, उस हिसाब से प्रोपोर्शन कर देंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट्स ऑन रेलवे टिकट्स, रेलवे के टिकट पे कोई एडवर्टाइजमेंट किया है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन ईच स्टेट, कितने स्टेट में, कौन से स्टेट में कितने रेलवे स्टेशन हैं, राइट, उस प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट ऑन रेडियो स्टेशन, तो कितना अमाउंट पे किया जा रहा है रेडियो स्टेशन को हर एक स्टेट में, वो प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन चैनल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया हुआ है। सो ये क्या बोलता है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट दिया है गवर्नमेंट ने टेलीविजन चैनल पे, ठीक है, तो वो केस में क्या देखना है, व्यूअरशिप ऑफ सच चैनल के हिसाब से देखना है कि कितने किस स्टेट में कितना व्यूअरशिप आ रहा है। सो वो कैसा पता चलेगा, तो यहाँ पर केसेस दिए हुए हैं कि सबसे पहले व्यूअरशिप जो है पब्लिश करता है एक अथॉरिटी जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, BARC, राइट। सो ये पब्लिश करता है कितना व्यूअरशिप किस स्टेट में आ रहा है, सो उस प्रोपोर्शन में लेंगे। उसके बाद फिगर्स ऑफ द लास्ट वीक ऑफ अ गिवन क्वार्टर, लास्ट वीक ऑफ अ गिवन क्वार्टर के जो फिगर्स हैं वो यूज करेंगे सक्सीडिंग क्वार्टर के लिए निकालने के लिए, व्यूअर्स निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड दिया है कि अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो पॉपुलेशन कितना है हर एक स्टेट में, रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, हर स्टेट में जितना पॉपुलेशन होगा उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, और जितना जो रेशियो आएगा उसके लिए जितना पैसा दिया गया
मान लीजिए 10 लाख रुपीज दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए। सो पॉपुलेशन का आपके पास रेशियो आ गया कि गुजरात में कितना पॉपुलेशन है, राजस्थान में कितना पॉपुलेशन है, महाराष्ट्र में कितना पॉपुलेशन है, और उस जो रेशियो आएगा पॉपुलेशन का, उस रेशियो को अपने को अप्लाई करना है अमाउंट पे, जितना अमाउंट अपने को पे किया जा रहा है, ठीक है, वैल्यू ऑफ सर्विस जो है। सो हर एक अमाउंट के लिए वो प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सेम है एडवर्टाइजमेंट इन सिनेमा हॉल्स। सिनेमा हॉल्स में कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जितना अमाउंट पे किया जा रहा है सिनेमा हॉल को लिए या फिर स्क्रीन्स के लिए, ठीक है, हर एक स्टेट में कितना स्क्रीन्स है, सो जो पैसा पे किया जा रहा है वो रेशियो में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा कोई एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, राइट। तो इस केस में क्या देखेंगे कि इंटरनेट सब्सक्राइबर्स कितने हैं ईच स्टेट में। अब इंटरनेट सब्सक्राइबर्स कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए अथॉरिटी है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राया जिसको बोलते हैं। वो पब्लिश करती है कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं, राइट, और वो सब्सक्राइबर्स के बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। उसके बाद सेकंड दिया है फिगर्स ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। फिगर लेने हैं लास्ट क्वार्टर के गिवन फाइनेंशियल ईयर के लिए, कैलकुलेट करने के लिए सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है कि अगर उससे भी कैलकुलेट नहीं हो रहा तो आपको लेना है रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, हर एक स्टेट में कितना पॉपुलेशन है, और वो जो रेशियो आता है वो आपको लगाना है वैल्यू ऑफ सर्विस पे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई द अमाउंट पेबल फॉर द सच सर्विस। लास्ट दिया एडवर्टाइजमेंट थ्रू एसएमएस, अगर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है एसएमएस के द्वारा, तो उस केस में क्या देखेंगे, टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स कितने हैं हर एक स्टेट में। टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स पब्लिश करता है, ट्राया ही पब्लिश करता है, ठीक है। उसके बाद फिगर्स फॉर अ गिवन क्वार्टर विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द सब्सक्राइबर्स ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर। और नेक्स्ट ये अगर उससे नहीं हो रहा है तो रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से, जितना पॉपुलेशन जिस स्टेट में फॉल करता है वो रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे, राइट। सो ये सारे केसेस दिए हुए हैं, इसको जस्ट आप एक बार रीड कर लीजिए तो काफ़ी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। सेक्शन 12 क्या बात करता है, जहां पर एलओ एलओआर और एलओएस दोनों ही जो है वो इंडिया में है। और सेक्शन 13 बात करता है जहां पर सप्लायर या तो फिर रेसिपिएंट दोनों में से कोई एक पार्टी जो है वो आउटसाइड इंडिया है और सप्लाई जो है वो सर्विस का है। उस केस में क्या होगा, सो यहाँ पर बोला है डिफॉल्ट सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 13 सबसेक्शन, ये क्या बोलता है, कोई भी सप्लाई जो सबसेक्शन 3 टू सबसेक्शन 13 में अगर फॉल नहीं कर रही है तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फॉल करेगी। सो इसमें क्या बोला है, सप्लाई ऑफ सर्विस अगर किसी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल है, ठीक है, अगर रेसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल है तो रेसिपिएंट का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल नहीं है उस केस में लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। सो ये जनरल रूल है, कोई स्पेसिफिक सेक्शन में अगर कोई सर्विस फॉल नहीं कर रही है तो फिर वो इस सेक्शन के हिसाब से पीओएस डिसाइड होगा, ठीक है। सो रेसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और लोकेशन का रेसिपिएंट अवेलेबल नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर के हिसाब से पीओएस डिसाइड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 ये क्या बोलता है, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। परफॉर्मेंस बेस्ड के सर्विस के केस में क्या देखते हैं, सबसे पहले सर्विसेज रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स, ऐसी सर्विस जहां पर गुड्स का फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। जैसे कि आपने गाड़ी वॉश कराने लेके गए, राइट, सो गुड्स का फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है सर्विस देने के लिए, क्लीनिंग सर्विस दे रहा है वो, राइट। सो उस केस में पीओएस क्या होगा, जहां पर वो एक्चुअली परफॉर्म किए गए हैं, राइट, सर्विस कहाँ परफॉर्म की गई है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन दिया है कि जहां पर सर्विसेज सप्लाई किया गया है विच आर टेम्परली इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, मतलब टेम्परेरीली इंपोर्ट किया है इंडिया में फॉर रिपेयर्स और फॉर एनी अदर ट्रीटमेंट और प्रोसेस, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए उसको टेम्परेरीली इंपोर्ट किया है और वो वापस से उसको एक्सपोर्ट कर देंगे विदाउट बीइंग पुट टू यूज इन इंडिया, मतलब इंडिया में उसको यूज नहीं कर रहे हैं, गुड्स इंपोर्ट किए, उसका कोई रिपेयर या कोई प्रोसेस किया और वापस से उसको एक्सपोर्ट कर दिया। उस केस में क्या होगा, पीओएस लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। और अगर रेसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब अगर कोई सर्विसेज है जो सप्लाई किया है रिमोट लोकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, ठीक है, कोई रिमोट लोकेशन से अगर सर्विस सप्लाई किया गया है तो उस केस में पीओएस क्या होगा, लोकेशन वेयर गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, गुड्स कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है, जहाँ गुड्स सिचुएटेड होंगे वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। नेक्स्ट दिया है सर्विसेज सप्लाइड टू एनी इंडिविजुअल विच रिक्वायर्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रेसिपिएंट। इसका मतलब क्या है, कोई भी सर्विस सप्लाई किया है किसी इंडिविजुअल को,
मान लीजिए आप गए सैलून में हेयर कट कराना है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, किसी रेसिपिएंट जो है वो इंडिविजुअल है और आपका वहाँ होना जरूरी है, राइट। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रेसिपिएंट इज मैंडेटरी। तो उस केस में पीओएस क्या हो जाएगा, जहाँ पर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की गई है, राइट। सर्विसेज जहाँ परफॉर्म की गई होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया है, सर्विसेज एट ए और टू अबाउट सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन। मतलब एक या एक से ज्यादा कंट्रीज में अगर दिया है, ठीक है, इसमें से एक कंट्री टैक्सेबल टेरिटरी है, तो पीएस क्या हो जाएगा, लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी में ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन सर्विस जो है, सर्विस एट वन और टू सप्लाइड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब एक या एक से ज्यादा स्टेट में अगर वो सर्विस दी गई है तो आपको हर एक स्टेट का हिसाब से प्रोपोर्शनेट लेना पड़ेगा, राइट। सो प्रोपोर्शन अगर जो भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में बताया गया है उस प्रोपोर्शन में आपको डिवाइड करना है। लेकिन अगर कोई प्रोपोर्शन नहीं दिया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ऐसा नहीं है, तो उस केस में रूल 7 ऑफ द आईजीएसटी के हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक सर्कुलर दिया है, सर्कुलर नंबर 103। ये क्या बोलता है, कोई भी कटिंग या पॉलिशिंग एक्टिविटी है ऑफ अनपॉलिश्ड डायमंड, ठीक है, कटिंग या पॉलिशिंग एक्टिविटी है जो कि टेम्परेरीली इंपोर्ट किया गया है इंडिया में, ठीक है, और नॉट पुट टू यूज इन इंडिया, मतलब उसको पुट टू यूज नहीं किया है, उससे टेम्परेरीली इंपोर्ट किया गया है इंडिया में, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के हिसाब से ही डिसाइड होगा। वो क्या है, जनरल प्रोविजन है। अगर रेसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नहीं अवेलेबल है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। उसके बाद अब रूल 7 क्या बोलता है, जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं है उस केस में हम लोग कैसे पता चल लगाएंगे, सर्विसेज सप्लाइड ऑन द सेम गुड्स। मतलब ये क्या बोल रहा है, अगर कोई सर्विस दी है जो सेम गुड्स पे दी गई, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर टाइप की मशीनरी है, उस पर ही सर्विस दी गई और सेम मशीनरी पे सर्विस दी है, राजस्थान में भी दी है, गुजरात में भी दी है और महाराष्ट्र में भी दी है, और उसके लिए मान लीजिए कंसिडरेशन चार्ज किया 15 लाख रुपीज, तो उस केस में क्या होगा, वो जो अमाउंट है वो इक्वली डिवाइड करना है आपको, प्रोपोर्शनल जो करना है वो इक्वली करना है। तो 5 लाख के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान हो जाएगा, 5 लाख के लिए गुजरात हो जाएगा और 5 लाख के लिए महाराष्ट्र हो जाएगा। So equally dividing the value of service in each of the state or union territory where the services are performed, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, सर्विसेज सप्लाइड ऑन डिफरेंट गुड्स। अब मतलब गुड्स अलग अलग है, ठीक है। मान लीजिए कोई कार का सर्विस दे रहा है, कार रिपेयरिंग सर्विस दे रहा है, ठीक है। सो एक कार जो है मारुति वाले ने मैन्युफैक्चर की है और दूसरी कार जो है वो मर्सिडीज वाले ने मैन्युफैक्चर की है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंट गुड्स है। उस केस में क्या लेंगे, कंसिडर द रेशियो ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जो गुड्स का इनवॉइस वैल्यू है उसका रेशियो लिया जाएगा प्रोपोर्शन करने के लिए हर एक स्टेट में, ठीक है। उसके बाद थर्ड दिया है, सर्विसेज सप्लाई टू इंडिविजुअल्स। अगर इंडिविजुअल को कोई सप्लाई दिया है तो फिर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग प्रोपोर्शनेट कर देंगे, ठीक है। सो ये तीन बातें बोली गई है रूल नंबर 7 के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेक्शन 13 सबसेक्शन 4। ये क्या बोलता है, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। सो हमने सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अंदर देखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, और यहाँ पर सेक्शन 13 के अंदर सबसेक्शन 4 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ये क्या बोलता है, सर्विसेज सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेम दिया गया है, सर्विसेज रिलेटिंग टू एक्सपर्ट हो गया या स्टेट एजेंट का हो गया, या फिर अकोमोडेशन का कोई सर्विस है, जैसे होटल इन गेस्ट हाउस क्लब्स कैंप साइट्स हो गया, ग्रांट ऑफ राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस है, या फिर कंस्ट्रक्शन और रिलेटेड सर्विस है, या फिर सर्विस ऑफ आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डेकोरेटर का कोई सर्विस है। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या फिर इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी सर्विस दिया है एट मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, मोर देन वन लोकेशन पे अगर सर्विस दिया है तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है। और सेम केस अगर मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में दिया है तो अपने को हर एक स्टेट में प्रोपोर्शनेट कर लेना है, ईच ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी को आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, उस केस में हम रूल 8 के हिसाब से, रूल 8 ऑफ द आईजीएसटी रूल्स के हिसाब से प्रोपोर्शनेट करेंगे। और रूल 8 क्या बोलता है कि अप्लाई कीजिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमने देखा था सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अंदर। वो क्या बात है करता है, 3 पॉइंट्स दिए थे उसमें। पहला, अगर कोई अकोमोडेशन का सर्विस है, लॉजिंग अकोमोडेशन का सर्विस है, तो फिर नंबर ऑफ नाइट्स स्टेड के हिसाब से देख लेंगे। अगर कोई हाउस बोट या वेसल का सर्विस है, उस केस में टाइम स्पेंड इन ईच ऑफ द स्टेट के हिसाब से हम प्रोपोर्शनेट करेंगे। और उसके अलावा कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड सर्विस है, तो उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो एरिया ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट,
उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट करो, राइट। सो यहाँ पर भी क्या बोला है कि रूल 4 आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सो सेम प्रोविजंस दिए गए हैं। उसके बाद सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 ये क्या बोलता है, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट और सेलिब्रेशन एक्सेट्रा, ठीक है। सो हमने सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 में देखा था एडमिशन वाला, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है, एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही साथ में दिए गए, राइट। सेक्शन 12 के अंदर अलग अलग दिए गए थे। 6 दिया था एडमिशन ऑफ इवेंट के लिए और 7 दिया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के लिए, राइट। और 6 में प्लेस ऑफ सप्लाई था जहां पर इवेंट एक्चुअली हेल्ड होता है, और 7 के अंदर आपको B2B और B2C के हिसाब से आपको प्लेस ऑफ सप्लाई देखना था। यहाँ पर दोनों साथ में ही दिए गए हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट है, या फिर कोई सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फेयर और एग्जीबिशन है, या सिमिलर इवेंट्स है, या फिर उससे रिलेटेड कोई एंसिलरी सर्विसेज दी गई है एडमिशन के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के लिए, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जहां पर इवेंट एक्चुअली हेल्ड हुआ है, ठीक है। जहां इवेंट हेल्ड हुआ है वहीं पर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर इवेंट मोर देन वन लोकेशन है, अगर मोर देन वन लोकेशन पे इवेंट हेल्ड हुआ है इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी। और अगर मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अगर सर्विस दिया है तो फिर ईच ऑफ सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी में प्रोपोर्शनेट कर देंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के हिसाब से। अगर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट नहीं है तो हम लोगों को बोला है कि रूल 9 ऑफ द आईजीएसटी के हिसाब से आपको प्रोपोर्शनेट करना है। रूल 9 बोलता है कि रूल 5 में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट करेंगे। रूल 5 दिया था ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट में, वो बोलता था कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर दीजिए वैल्यू ऑफ सेल को, ठीक है। सो यहाँ पर भी उसी हिसाब से निकाला जाएगा। नेक्स्ट दिया है सेक्शन 13 सबसेक्शन 8, ये क्या बोलता है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरमीडियरी सर्विसेज एंड हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तीन तरह की सर्विस दी है। सो क्या बोला, तीन तरह की, ये अगर तीन तरह की सर्विस अगर है तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस का जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। कौन सी सर्विस है, सर्विसेज सप्लाइड बाय अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये तीनों बैंकिंग कंपनी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई सर्विस दे रहे हैं अपने अकाउंट होल्डर को, ठीक है। उसके बाद सेकंड ये इंटरमीडियरी सर्विस, कोई भी इंटरमीडियरी सर्विस अगर है। और तीसरा दिया सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कोई भी हायर करना कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इंक्लूडिंग याच बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। अगर अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ के लिए आपने कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हायर किया है, राइट, तो उस केस में भी आप इन तीनों ही केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, ठीक है। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब अगर कोई सर्विस है जो इंटरमीडियरी ने दी है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरमीडियरी, जहां पर लोकेशन ऑफ बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ गुड्स दोनों का ही लोकेशन आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी है, तो फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। नोटिफिकेशन नंबर 9 में दिया है, ये एग्जामिनेशन चैप्टर में भी आगे चल कर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होता है, डेफिनेशन एज सच काम मतलब एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन आप एक बार देख सकते हो, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी, या फिर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, रिसीव करना कोई डिपॉजिट या फिर लैंड करना इन एनी मैनर, ठीक है, अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट, रिसीव करना या लैंड करना कोई डिपॉजिट्स को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है कोई नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और क्लास ऑफ सच इंस्टीट्यूशन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटिफाई करता है विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 13 सब सेक्शन 10, ये क्या बोलता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स, ठीक है। सो हमने ये सेक्शन 12 में भी देखा था, सेम ही यहाँ पर भी दिया है, जहां पर एम्बार्क्स का मतलब लीजिए स्टार्ट या फिर बिगिन, ठीक है। जहां से जर्नी बिगिन होती है, जहां पैसेंजर एम्बार्क करता है किसी कन्वेंस पे फॉर अ कंटिन्यूस जर्नी, तो वही प्लेस उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया है सेक्शन 13 सब सेक्शन 11, ये क्या बोलता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, ठीक है। सो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर मतलब स्टार्ट, ठीक है। सो जहां से आपका सर्विस जो है कन्वेंस जो है डिपार्ट कर रहा है,
जहां से स्टार्ट हो रहा है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, राइट। अब आगे दिया है, अगर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया विल बी गवर्न बाय द डिफॉल्ट प्रोविजन, ठीक है। सो सेक्शन 12 के अंदर हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए भी एक सेक्शन दिया हुआ था, राइट। लेकिन सेक्शन 13 के अंदर वो सेक्शन ओमिट कर दिया गया है, और उसके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का कोई भी सर्विस है जहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर या फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कोई एक आउटसाइड इंडिया में है, तो फिर उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के हिसाब से जो अपना डिफॉल्ट प्रोविजन है उसके हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट दिया है सेक्शन 13 सबसेक्शन 12, ये क्या बोलता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस, ओआईडीआर सर्विस। अब ओआईडीआर सर्विस क्या होता है समझिए, मीन्स सर्विसेज हुज डिलीवरी इज मीडिएटेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कोई भी सर्विस है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए के थ्रू लिया है ओवर द इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू आपको लिया है, ठीक है। द नेचर ऑफ विच रेंडर्स देयर सप्लाई इम्पॉसिबल टू इंश्योर इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड इंक्लूड क्या क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट सर्विस हो गई कोई इंटरनेट पे, राइट। आपने कोई नेटफ्लिक्स का सर्विस लिया है, अब सप्लायर हो सकता है बाहर हो, आउटसाइड इंडिया है, लेकिन सर्विसेज यहाँ पर इंडिया में ली जा रही है। क्लाउड सर्विस हो गई, ई बुक्स हो गया, म्यूजिक, मूवीज, सॉफ्टवेयर का कोई सर्विस है, या फिर प्रोवाइडिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल का कोई सर्विस है थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क, सप्लाई ऑफ डिजिटल कंटेंट्स हो गए, आपका नेटफ्लिक्स, अमेजोन हो गया, टेलीविजन शोज हो गए, म्यूजिक हो गया, डेटा स्टोरेज का सर्विस हो गया, या फिर कोई ऑनलाइन गेमिंग का सर्विस हो गया, राइट। सो इस तरह की कोई सर्विस अगर लेता है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, जहां पर जो जहां पर सर्विसेज रिसीव हो रही, जो रेसिपिएंट का लोकेशन है वही यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, रेसिपिएंट इंडिया में है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा, 7 कंडीशन दी गई है, उसमें से कोई भी अगर 2 कंडीशन फुलफिल होती है तो सर डीम्ड मान लेंगे कि पर्सन रिसीविंग सच सर्विसेज शेल बी डीम्ड टू बी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, वो इंडिया में लोकेटेड है ऐसा मान लिया जाएगा अगर कोई भी 2 कंडीशन फुलफिल होती है। अब कंडीशंस कौन सी दी गई है, ये 7 कंडीशंस यहाँ पर दी गई है, इसमें से कोई भी 2 कंडीशन आपका फुलफिल होना चाहिए। कौन कौन सी है, अगर आपका इंडियन एड्रेस है, ठीक है, रेसिपिएंट ने अपना इंडियन एड्रेस दिया है थ्रू इंटरनेट, या फिर इंडियन क्रेडिट कार्ड यूज किया या डेबिट कार्ड यूज किया या कोई भी कार्ड यूज किया इंडिया का पेमेंट करने के लिए, सर्विसेज लिए तो उसके अगेंस्ट में पेमेंट करना पड़ेगा, सो वो इंडियन क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया है, या फिर कोई इंडियन बिलिंग एड्रेस दिया है रेसिपिएंट ने, या फिर जो उसका आईपी एड्रेस है वो इंडिया का है, ठीक है, इंडियन आईपी एड्रेस यूज किया है, या फिर इंडियन बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट किया है, या फिर जो कंट्री कोड रेसिपिएंट ने यूज किया है वो इंडिया का है, या फिर रेसिपिएंट रिसीव सच सर्विसेज थ्रू इंडियन फिक्स्ड लैंडलाइन, सर्विसेज रिसीव किया किसी फिक्स इंडियन फिक्स लैंडलाइन के थ्रू। सो इन 7 में से कोई भी 2 कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो मान लिया जाएगा जो रेसिपिएंट है वो इंडिया में फॉल करता है, और उसका जो लोकेशन होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे लास्ट सेक्शन दिया है सेक्शन 13 सब सेक्शन 13, ये क्या बोलता है, कुछ नोटिफाइड सर्विसेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन ऑफ सप्लाई, तो उसके लिए गवर्नमेंट को इम्पावर है कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज या इंजॉयमेंट ऑफ सर्विस, जहां पर वो सर्विस को इफेक्टिव यूज लिया जा रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई उसका हो जाएगा। सो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कुछ कि कुछ सर्विसेज वो नोटिफाई कर सकता है, राइट। और गवर्नमेंट ने यहाँ पर नोटिफाई किया 3 सर्विसेज, कौन सी है, सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर, कोई भी रिसर्च एंड आर एंड डी का सर्विस दिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए, जहां पर पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब कोई बाहर का व्यक्ति है उसको इंडिया के व्यक्ति ने सर्विस दी है, कौन सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस की, ठीक है, रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, पीओएस विल बी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, जो रिसीव कर रहा है उस सर्विस को वही वहां पर वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। अब कंडीशन क्या दी है कि जो सर्विसेज दी गई है सबसे पहले वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट दी जानी चाहिए, ठीक है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में, ठीक है। और सेकंड कंडीशन ये है कि सच सप्लाई ऑफ सर्विस such supply of service fulfills all other conditions in the definition of export of service। अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर हमने देखा 5 कंडीशन थी, कौन सा था, कि सप्लायर जो है वो इंडिया का होगा, रेसिपिएंट जो है वो आउटसाइड इंडिया होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होगा,
पेमेंट जो है वो रिसीव हो जाएगा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में या फिर इंडियन रुपीज में वेर एवर परमिटेड बाय आरबीआई एंड location of recipient and supplier will not be merely a establishment of distinct person, right? So ये 5 कंडीशन थी. So प्लेस ऑफ सप्लाई का कंडीशन छोड़ के सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए एक्सपोर्ट की. ऑल अदर कंडीशंस एक्सपोर्ट की जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की जो कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए. सो दो कंडीशन दिया है. पहला तो कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और दूसरा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस जो है वही पीओएस बन जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट ये है सप्लाई ऑफ एमआरआई सर्विसेज, एमआरओ सर्विसेज, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विसेज. ठीक है, एमआरओ सर्विस दिया है किसी एयरक्राफ्ट के लिए या फिर एयरक्राफ्ट इंजन हो गया या फिर कोई एयरक्राफ्ट का कंपोनेंट है या कोई पार्ट है उसके रिलेटेड कोई सर्विस दी है, वहां पर भी प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस बन जाएगा. ठीक है, अब सेम थर्ड केस दिया है एमआरओ सर्विस दी है किसी शिप के लिए या किसी वेसल के लिए, राइट, या फिर उसका कोई इंजन है, कंपोनेंट है, कोई पार्ट है, उसके रिगार्डिंग कोई सर्विस दी है, तो उस केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, राइट. सो तीनों ही केस में पीओएस क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है, सेक्शन 14A. ठीक है, सेक्शन 14A क्या बोलता है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग. ऑनलाइन मनी गेमिंग का कोई सप्लाई हो रहा है जहां पर सप्लायर जो है वो लोकेटेड आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी है टू अ पर्सन इन इंडिया, रेसिपिएंट जो है वो इंडिया में है, राइट. सो आपने देखा है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर भी जीएसटी आता है, राइट. सो शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में बोला गया था एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, राइट. सो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में ऑनलाइन मनी गेमिंग भी था, सो उस पर भी जीएसटी आता है. सो क्या है, ऑनलाइन मनी गेमिंग का कोई सर्विस दिया है जहां पर सप्लायर जो है वो आउटसाइड इंडिया है लेकिन रेसिपिएंट इंडिया में है. सो उस केस में क्या होगा, इवन दो सप्लायर आउटसाइड इंडिया है लेकिन उसको फिर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, आईजीएसटी पे करना पड़ेगा और उसको रजिस्ट्रेशन ऑप्टेन करना पड़ेगा इंडिया के अंदर, राइट. और एक रिप्रेजेंटेटिव उसका होना चाहिए इंडिया के अंदर जो उसके बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन लेगा और टैक्स पे करेगा. अगर उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस और डज नॉट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव, ना ही कोई फिजिकल प्रेजेंस है इंडिया में ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो उस केस में उसको अपॉइंट करने का पड़ेगा एक पर्सन को जो कि इंडिया में उसके बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन लेगा और आईजीएसटी के अंदर टैक्स पे करेगा, राइट. और अगर ये कंप्लाई नहीं करता है प्रोविजन का, इन केस ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस, तो उस केस में क्या होगा, उसकी जो सर्विसेज है गवर्नमेंट के पास पावर है कि उसकी सर्विसेज को ब्लॉक कर दे, लाइबल टू ब्लॉक फॉर एक्सेस बाय द पब्लिक, तो उसकी सर्विसेज को ब्लॉक कर सकती है, राइट. सो उसको इंडिया में कोई पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा और टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, राइट, इवन दो वो इंडिया में नहीं रहता है, वो आउटसाइड इंडिया है, लेकिन अगर उसका रेसिपिएंट जो है वो इंडिया में है तो फिर उसको प्रोविजंस के सेक्शन 14A के प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग, देखते हैं. पहला दिया है सर्कुलर नंबर 103. ये क्या बोलता है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोर्ट टू क्लाइंट्स. मतलब क्या होता है, सी पोर्ट पर कोई भी कार्गो आता है, मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री से कोई कार्गो आ रहा है, सो पोर्ट अथॉरिटी क्या है कुछ सर्विसेज देती है जैसे कि कार्गो हैंडलिंग सर्विस हो गया, अराइवल ऑफ वेगन्स जो होता है वेगन्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उनका अनलोडिंग करना, तो इस तरह की सर्विसेज जो है दिए जाती है पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा. ठीक है, सो पोर्ट अथॉरिटी ये जो सर्विसेज दे रही है ये कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, राइट. और इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो सेक्शन 12(2) या फिर सेक्शन 13(2) के हिसाब से ही, जो जनरल प्रोविजन जो डिफॉल्ट प्रोविजन है उसके हिसाब से ही पीओएस इसका डिसाइड होगा, क्योंकि इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है कार्गो हैंडलिंग सर्विस का ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है. सो इसके लिए इसका लिए डाउट था तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो डिफॉल्ट प्रोविजन के हिसाब से ही देखा जाएगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया है सर्कुलर नंबर 118. ये क्या बोलता है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन सर्विसेज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर्स एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ईएसडीएम इंडस्ट्री. ये क्या होता है, मान लीजिए बाहर का कोई फॉरेनर है, उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैं इंडिया के अंदर हूँ, उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि चेतन आप मेरे लिए सॉफ्टवेयर बनाइए. ठीक है, सो मैंने उसके बिहाफ पे उसको सॉफ्टवेयर बनाया, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया. अब उसने मुझे क्या किया, कुछ सेमीकंडक्टर्स भेजे,
कि आप ये सेमीकंडक्टर्स पे आपका सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है उसको टेस्ट कीजिए कि वो बराबर फंक्शन कर रहा है, उसका प्रोग्रामिंग बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो टेस्टिंग के लिए वो सेमीकंडक्टर्स भेजे गए इंडिया में। सो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सो आपने सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के अंदर देखा कि अगर कोई परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है जहां पर किसी और के गुड्स पर कोई सर्विस दी जाती है, राइट, सो वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में कवर होता है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है सेमीकंडक्टर्स भेजे जा रहे हैं, लेकिन मैं सर्विस तो ऑलरेडी दे चुका हूँ। मेरा काम था सॉफ्टवेयर बनाना, मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया है। अब ये जो टेस्ट करने के लिए जो टेस्टिंग सर्विस दे रहा हूँ, ये तो एक एंसिलरी सर्विस है, राइट। सो इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो जो नॉर्मल प्रोविजन है सेक्शन 13(2) का जो डिफॉल्ट प्रोविजन है उसके हिसाब से ही डील होगा, राइट। और वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 यहाँ पर नहीं लगेगा। सो पीओएस क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 13(3)(a) नहीं लगेगा, डू नॉट अप्लाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई परफॉर्म करके नहीं दी जा रही सर्विस, सॉफ्टवेयर बनाना था मुझे, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, राइट। वो सिर्फ टेस्ट करना है। सो मेन जो सप्लाई है उसका वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बनाने का सर्विस है। सो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से ही देखा जाएगा। उसके बाद सर्कुलर दिया, सर्कुलर नंबर 159। ठीक है, 159 क्या बोलता है, इंटरमीडिएरी हमने देखा था। इंटरमीडिएट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, जो सप्लायर लोकेशन होता है सप्लायर का, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, राइट। अब इंटरमीडिएरी क्या होता है, सब बहुत कंफ्यूजन था, उसको क्लैरिफाई किया कि इंटरमीडिएरी मींस अ ब्रोकर, एन एजेंट और एनी अदर पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड हु अरेंजेस और फैसिलिटेट, क्या करता है, अरेंज करता है या फैसिलिटेट करता है किसी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस को, राइट, बिटवीन टू और मोर पर्सन, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु सप्लाई सच गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन हिज ओन अकाउंट। इंटरमीडिएरी क्या होता है, जो दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन करवाता है। मिस्टर ए है जो सप्लायर है, मिस्टर बी है जो रेसिपिएंट है, और इंटरमीडिएरी है जो उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन करवा रहा है। सो इंटरमीडिएरी कभी खुद से कोई सप्लाई नहीं करता है, राइट। वो दोनों दो व्यक्ति के बीच में मीडिएटर है जो वो सप्लाई करवा रहा है, राइट। अब यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स दी है, कुछ कंडीशंस दी गई है। ठीक है, कौन कौन सी है, यहाँ पर मिनिमम 3 पार्टीज होने चाहिए। कौन सा, एक जो होगा सप्लायर होगा, एक रेसिपिएंट होगा और एक इंटरमीडिएरी होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट सप्लाईज होनी चाहिए, एक मेन सप्लाई क्या, और एक सप्लायर जो है वो कुछ बेच रहा है रेसिपिएंट को। सो ये मेन सप्लाई है। और एंसिलरी सप्लाई क्या है, जो इंटरमीडिएरी के सप्लाई है, जो इंटरमीडिएरी दे रहा है सप्लायर को और रेसिपिएंट को, वो एंसिलरी सर्विसेज है। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएरी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू हैव द कैरेक्टर ऑफ एन एजेंट, ब्रोकर और एनी अदर पर्सन। उसका जो कैरेक्टर है वो किसी एजेंट या ब्रोकर का जैसा होना चाहिए। उसके बाद डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु सप्लाई सच गुड्स और सर्विस ऑन हिज ओन अकाउंट, मतलब खुद से वो सप्लाई नहीं करना चाहिए। और सब कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर अ सर्विस इज नॉट एन इंटरमीडिएरी सर्विस, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया है और आपने उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वो इंटरमीडिएरी नहीं माना जाएगा। इंटरमीडिएरी कौन होता है, जो दो लोगों के बीच में मीडिएटर होता है और वो ट्रांजेक्शन को डील करवाता है, राइट। सो ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो वो इंटरमीडिएरी में फॉल करेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स दिए गए हैं। सो अमेंडमेंट कौन सा है, पहला दिया प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग थ्रू मेल और कुरियर। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का हमने देखा सेक्शन 12 के अंदर, सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 में दिया गया था, अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ही इंडिया में। लेकिन अगर सप्लायर और रेसिपिएंट में से कोई एक पार्टी आउटसाइड इंडिया है, सेक्शन 13 के अंदर ऐसा कोई सेक्शन नहीं था। सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 जो था वो ओमिट कर दिया गया, राइट, omitted with effect from फाइनेंशियल फाइनेंस एक्ट 2023 के हिसाब से। ठीक है, सो इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ द आईजीएसटी के हिसाब से, जो जनरल प्रोविजन है उसके हिसाब से ही डिटरमाइन किया जाएगा, राइट। सो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग सेक्टर। एडवर्टाइजिंग सेक्टर में क्या होता है, कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही है कोई कंपनी, को कॉर्पोरेट्स है अपना एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, राइट। सो वो क्या करते हैं, होर्डिंग्स पे या बिलबोर्ड्स जो होते हैं उन पे अपना एड्स देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ इश्यूज है उसको क्लैरिफाई किया, कौन कौन सा है। पहला क्या बोलता है, कोई भी सप्लाई दिया जा रहा है, सप्लाई ऑफ स्पेस या फिर सप्लाई ऑफ राइट टू यूज द स्पेस, मतलब कोई वेंडर है जिसका अपना होर्डिंग है या फिर वो स्ट्रक्चर है, होर्डिंग या स्ट्रक्चर जो है वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। सो वेंडर क्या कर रहा है, वो अपना होर्डिंग दे रहा है या फिर उस पर कुछ स्पेस दे रहा है किसी कंपनी को, राइट। सो ये केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जो होर्डिंग होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो एक तरह का इमूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट।
और इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई हम डिटरमाइन करते हैं सेक्शन 12(3)(a), राइट। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 बोलता है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कोई सप्लाई हो रहा है तो इस केस में पीओएस क्या बनेगा, जो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लोकेशन वेयर सच होर्डिंग और स्ट्रक्चर इज लोकेटेड, जहां पर भी वो होर्डिंग सिचुएटेड है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, राइट। लेकिन सेकंड इशू बोला है जहां पर वेंडर का स्ट्रक्चर हो सकता है या हो सकता है वो रेंट पर लेकर के दे रहा है। सो क्या बोला है, देयर मे बी अनदर केस वेयर द एडवर्टाइजमेंट कंपनी वांट्स टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट ऑन होर्डिंग बिलबोर्ड एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। भैया कंपनी ने बोल दिया वेंडर को कि मुझे ये स्पेसिफिक लोकेशंस पे मेरा होर्डिंग चाहिए, राइट। अब वेंडर की जिम्मेदारी है कि वो उस लोकेशन पे अरेंज करेगा। अब उसका खुद का भी होर्डिंग हो सकता है या फिर कोई कहीं से रेंट पे ले रहा है वो, या कैसे भी करके उसकी जिम्मेदारी है कि उसको होर्डिंग लगवाना है, राइट। सो कंपनी ने क्या किया, सीधा उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि अब तू तेरे को अरेंज करना है। सो उस केस में क्या हो रहा है, वेंडर एक तरह की सर्विस दे रहा है उसको, राइट। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई किसके हिसाब से डिटरमाइन होगा, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, जो अपना जनरल रूल है, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। यहाँ पर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का, यहाँ पर सेल ऑफ स्पेस नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पर होर्डिंग का सेल नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वेंडर सीधा सीधा एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रहा है कि अब वेंडर की जिम्मेदारी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट सीधा वेंडर को दे दिया, अब उसकी जिम्मेदारी कि मुझे सारी स्पेसिफिक लोकेशंस पे मेरा होर्डिंग्स जो है अरेंज करना है उसको। सो इस केस में जो पीओएस है वो नॉर्मल प्रोविजन जो है सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 का, उसके हिसाब से पीओएस डिसाइड होगा। नाउ सो यहाँ पर सारे प्रोविजंस अपने प्लेस ऑफ सप्लाई के खत्म होते हैं, ठीक है। सो हमने इस चैप्टर में 7 सेक्शंस पढ़े हैं, ठीक है। सेक्शन 7 इंटर स्टेट सप्लाई, सेक्शन 8 इंट्रा स्टेट सप्लाई, सेक्शन 9 टेरिटोरियल वाटर्स में सप्लाई, फिर सेक्शन 10 और 11 दोनों गुड्स के लिए बात करते थे। सो सेक्शन 10 बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स। उसके बाद सेक्शन 11 बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। उसके बाद सेक्शन 12 और 13 दोनों ही सर्विस की बात करते हैं, जहाँ पर सेक्शन 12 बोलता है अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों ही इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 के हिसाब से डील किया जाएगा। और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों में से कोई भी व्यक्ति अगर आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में सेक्शन 13 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा। सो आई होप कि ये रिविजन वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।